बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। भूख, थकन, मायूसी, उदासी ने मिलकर मुझे एक लम्हे में आन दबोचा था। एकदम मेरा दिल दर्द की अता गहराइयों में गोताजन हुआ। आंखों के सामने मंजर धुंधलाए और एक ज़ोरदार चक्कर ने मुझे ज़मीन पर ला पटका था। मेरे सर और कमर पर चोट लगी थी, मगर फिर भी मैं अपने हाथों में थी। चोट लगने के बावजूद मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। जो तकलीफ़ मुझे ज़हनी तौर पर दी गई थी, उसके सामने ये जिस्मानी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं थी। दिल था कि इस तलह हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर कहते हैं आंखों देखी मक्खी कौन निकल सकता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आंखों देखा सच मैं कैसे जुटलाती। एक बीवी के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात होती है जब उसका शौहर उससे बेवफाई करे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। एक बार तो गलती माफ़ की जा सकती है, उसे सुधारने का मौका दिया जा सकता है। दूसरी बार अपने आप पर जबर करके अपना रिश्ता बचाने के लिए मजबूरी में दिल से नहीं तो ज़ुबान से माफ़ किया जा सकता है, मगर तीसरी बार माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। और आज जो मेरी आंखों ने देखा था वो मंजर तो बयान से बाहर था। किसी भी औरत के लिए ये सब देखना बड़े हौसले का काम होता है। अपने शौहर को किसी गैर औरत के साथ इस हाल में देखना जो आज तक महज मुझे अपना वहम लग रहा था और अपने जहन की खाम ख्याली लग रही थी। आज जब मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मेरा दिल किया मैं अपने शौहर फारिस को कत्ल कर दूं। फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं फारिस को कत्ल कर सकती हूँ? मेरा शौहर, मेरी मोहब्बत, मेरा मुहाफिज, मेरी अनाया का बाप, मेरे घर का सरबरा, क्या मैं उसका खून कर सकती हूँ? क्या ये मुमकिन था? तभी मैंने खुद को खुद ही जवाब दिया, हाँ, मैं क्यों उस शख्स को कत्ल नहीं कर सकती? वो जब चाहे मेरे अरमानों का खून करे, मेरे जज्बातों का कत्ल करे। एक बेटी का बाप होकर दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ खेले, घर का सरबरा होकर घर से अपनी जिम्मेदारियों से ही गाफिल हो जाए, अपनी मोहब्बत के साथ धोखा करे, बेवफाई करे। दिलो दिमाग के बीच जंग जारी और सारी थी। फारिस कमरे का दरवाज़ा पीट पीट कर अब वापस चला गया था। बाहर से उसकी आवाज़ें आ रही थी। वो कस्में खा रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है सब झूठ है, तुम्हारी नज़र का धोखा है। मुझे मालूम था झूठ तो ये था जो फारिस अब बोल रहा था। हमारी शादी बचाने के लिए वो चाहता था कि वो जब मर्जी अय्याशियाँ करे, बस बेजुबान जानवर की तरह उसके साथ रहूं, उसकी हर बात मानूं, उसकी झूठी कहानियों पर यकीन करूं। मगर नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था। फारिस के जाने के बाद मैंने अपना सूटकेस निकाला और उसके अंदर अपना और अपनी 3 साला बेटी अनाया का ज़रूरी सामान रखने लगी। अब मैं मज़ीद उस झूठे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जो जाने कब से मुझे बेवकूफ़ बनाता आ रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और अनाया को उठाकर घर से जाने लगी थी कि एक बार फिर छत का रुख करने पर मजबूर होगी। और इस बार जो मैंने देखा वो और ज़्यादा तकलीफ़देह था। फारिस तो एक माह से मेरा शौहर छत पर अकेला सोता था। उनका कहना था कि नीचे हबस होता है, मैं छत पर सोऊंगा। जब हम सब सो जाते थे तो वो छत पर चले जाते थे। एक दिन मैं छत पर झाड़ू लगा रही थी तो औरतों की ऐसी चीज़ नज़र आई कि मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ये मेरी चीज़ तो ना थी और मेरे अलावा घर में कोई और औरत नहीं थी। चीज़ को देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। जाहिर है किसी भी बीवी के लिए ये परेशानी की बात ही होगी, अपने शौहर के बिस्तर से किसी औरत की कोई चीज़ मिलना। दुख और गुस्से के मिले जुले कैफियत के साथ मैं झाड़ू आधे में छोड़कर नीचे आ गई। दिल कर रहा था अभी जाकर फारिस को ये दिखाऊं, मगर फारिस इस वक्त घर पर नहीं था। सर्दियाँ आने वाली थी, मगर अब भी फारिस छत पर ही सोता। हमारे पड़ोस में जो फैमिली रहती थी उनका छत हमारी छत से मिला हुआ था। हाल ही में ये लोग शिफ्ट हुए थे। मेरा उनके घर आना जाना बिल्कुल नहीं था, ना ही किसी किस्म की सलाम दुआ थी। उन्हीं दिनों खबर मिली कि हमसायों की एक लड़की हामिला हो गई है। मुझे ये बात सफ़िया खाला ने बताई। सारे मोहल्ले में एक सफ़िया खाला ही थी जो मेरे घर आती जाती थी और सारे मोहल्ले की खबरें दे जाती थी। उनकी वजह से मुझे घर बैठे सारी खबरें मिल जाती थी। खाला ने बताया था कि वो 3 बहनें थीं। पहली बहन के बाद चंद ही दिनों बाद उनकी दूसरी बहन भी हामिला हो गई थी और ये बात सारे मोहल्ले में गर्दिश कर रही थी। सुना था उन लड़कियों के घर वाले बहुत गुस्से में थे और उस लड़के को ढूंढ रहे थे जो उनका मुजरिम था। मेरा शौहर बहुत परेशान रहने लगा था। जो मैंने उसे ये बात बताई कि पड़ोस की 2 कंवारी बहनें हामिला हो गई हैं तो उसका चेहरा एकदम जर्द हो गया और वहाँ से उठकर चला गया। अब मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा था। जब भी मैं उन लड़कियों का जिक्र करती, फारिस का चेहरा डर के मारे फीका पड़ जाता था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। ऐसा लगता था उसे कोई परेशानी घेरे हुई है। शाम को 3 बजे का वक्त था।
मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तो मैं सोचा चुपके से ऊपर जाती हूँ ताकि मेरा शक दूर हो सके। मैं दबे पाँव सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मुझे कुछ सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था अगर मैंने कुछ गलत देख लिया तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं फारिस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उसकी बेवफाई में किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मगर कभी कभी जो हम देखना नहीं चाहते, जिसे देखने से हम डरते हैं, मगर हमारी आंखें हमें वही दिखाती हैं। मेरे लिए ये देखना सुहाने रूह था। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया था। मुझे इतना बड़ा सदमा लगा जो बयान से बाहर है। मैंने ऊपर जाकर देखा तो शोहर के साथ अब उसकी तीसरी बहन खड़ी थी। वो फारिस के बहुत करीब थी और उससे कुछ बोल रही थी। मैंने बेयकीनी से फारिस का नाम लिया तो फारिस ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मैं रोती हुई नीचे की तरफ भागी। फारिस मुझे आवाज़ें देता मेरे पीछे आया था, मगर तब तक मैं कमरा लॉक कर चुकी थी। मेरी दुनिया लुट गई थी। मेरा दिल बहुत दुखी था। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा अजीज जान शोहर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं मुसलसल रोती जा रही थी। फारिस अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उसकी एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अपना सामान पैक करके बाहर निकली। अनाया सो रही थी। मुझे अपने मेके जाना था जो दूसरे शहर में था। मेरा ससुराल भी दूसरे शहर में था। यहाँ फारिस का ट्रांसफ़र हुआ तो हमें यहाँ आना पड़ा। मैं बस एक आखिरी बार फारिस से बात करना चाहती थी। मैं उससे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करना चाहती थी। मैं एक बदकिरदार मर्द के साथ हरगिज़ नहीं रह सकती थी। फारिस की गलती नाकाबिले माफ़ी थी। जब औरत ऐसा कुछ करे तो इस जुर्म में उसे सारे ज़माने में रुस्वा किया जाता है, मगर औरत भी तब ऐसा कदम उठाती है जब मर्द उसे उकसाता है। मर्द के शय पर ही औरत इस हद तक चली जाती है। मैंने थके थके कदमों के साथ सारा घर देखा, मगर फारिस कहीं नहीं था। बाहर उसकी कार भी खड़ी थी। इसका मतलब फारिस घर पर ही था। तभी मुझे ख्याल आया कि फारिस ज़रूर छत पर होगा। अब भी उसे ज़रा शर्म नहीं कि मैं उसका सच जान गई हूँ। अब भी दिन दिहाड़े मुलाकातें करता फिर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा जाने से पहले उस लड़की का मुंह तोड़कर जाऊंगी जो इस वक्त फारिस के साथ होगी। फारिस की भी मलामत करूंगी। फारिस तो मर्द था, मगर उन बहनों को ज़रा शर्म नहीं थी कि एक के बाद एक मेरे शोहर के पीछे लगी थी। तीनों चुड़ैलें मेरे शोहर से चिमट गई थी। जैसे ही मैं ऊपर गई मेरे कानों ने जो सुना, जो मेरी आंखों ने देखा, वो सुनकर और देखकर मैं साकित रह गई। फारिस इस हद तक जा सकता था। फारिस तो मेरा नाम अलीना है। हमारा ताल्लुक एक खाते पीते घराने से था। मेरे घर में मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन थी। हम खुशबाश रहते थे। किसी किस्म की कोई फिक्र या परेशानी नहीं होती थी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरी खाला मेरे लिए फारिस का रिश्ता लेकर आ गई, जिसे मेरे वालिदैन ने कबूल कर लिया, क्योंकि खाला कई सालों से कहती आती थी कि अलीना मेरे फारिस की दुल्हन बनेगी। ये बात सुन सुन कर मेरा और फारिस का ध्यान भी एक दूसरे की तरफ गया और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसलिए एक तरह से मेरे घर वालों को भी इंतज़ार था कि कब खाला रिश्ता लाएंगी। हमारी शादी की तारीख तय हो गई थी। मैं हवाओं में उड़ रही थी। मन चाहे जीवन साथी का साथ आसानी से मुझे मिल रहा था। कोई दुश्वारी हमारे बीच नहीं आई थी। सब हंसी खुशी हो रहा था। मैं अपने रब की शुक्रगुजार थी। फारिस के साथ बड़े धूमधाम से मेरी शादी हो गई। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। एक तरह से ये हमारी लव मैरिज थी। शादी के बाद फारिस ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी थी, मगर मुझे मालूम नहीं था मेरे ख्वाबों का महल जल्द ही ज़मीन बोस होने वाला था। फारिस मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला था, जिसके नीचे मैं दबकर मरने वाली थी। हंसी खुशी हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। अनाया के रूप में हमें एक प्यारी सी बेटी मिल गई थी। दोनों उससे बहुत प्यार करते थे। तभी फारिस का तबादला दूसरे शहर में हो गया और यहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जो मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर गई। मेरा दूसरे शहर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी सास बहू रवायती सासों जैसी नहीं थी, लेकिन वो मेरी खाला भी थी और मैं अपने मेके को भी नहीं छोड़ पा रही थी। यहाँ पर तो मेरे मेके वाले मेरे करीब थे, इसलिए शादी के बाद मुझे उनसे दूरी का एहसास नहीं हुआ था। मगर अब इतनी दूर जाने का सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा था। मगर फारिस उदास हो रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे और अनाया के बगैर नहीं रह सकता। मुझे अजनबी शहर में तन्हाई का एहसास होगा। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं भी आसानी से एडजस्ट कर पाऊँगा। तब फ़ौरन मुझे फारिस के साथ जाना पड़ा। शुरू में तो मेरा इस शहर में बिल्कुल दिल नहीं लगा। मुझे अपना घर वाले बहुत याद आते थे, मगर हौले हौले आदी होती गई। सब अच्छा चल रहा था। यहाँ पर रहते हुए भी अब हमें काफ़ी अरसा गुजर गया था।
कुछ अरसे पहले हमारी पड़ोस में एक फैमिली आई। उनकी 3 बेटियां थी और सुना था तीनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके घर का छत हमारे छत से मिला हुआ था। बीच में एक छोटी सी दीवार थी जिसे आसानी से फलांग कर एक दूसरे के घर आ जा सकते थे। फारिस रात को छत पर सोता था क्योंकि उसे नीचे गर्मी लगती थी और उसे सवेरे उठना पड़ता था, जबकि अनाया देर तक जागती रहती थी और बार बार उठकर फारिस की नींद खराब करती थी, जिसकी वजह से फारिस बहुत डिस्टर्ब होता था। नींद फारिस की कमज़ोरी थी। उसे अपनी नींद में ज़रा भी खलल बर्दाश्त नहीं होता था। ज़रा सी नींद ख़राब हो जाती तो बाद में फारिस को नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें सर दर्द का सामना करना पड़ जाता था। एक दिन मैं छत की सफाई कर रही थी तो वहाँ पर मुझे चूड़ियाँ मिली, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वो चूड़ियाँ मेरी नहीं थी। उनमें से कुछ चूड़ियाँ टूटी हुई भी पड़ी थी। मुझे अजीब सा लगा। एकदम से मेरा दिल उदास हो गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं फारिस का किसी लड़की के साथ तो कोई चक्कर नहीं है। फिर दिल में ख्याल आया, हो सकता है फारिस ने ये मेरे लिए ली हो और देना भूल गया हो। अभी मैं इसी सोच में गुम थी जब हमारे पड़ोस की छत पर एक खूबसूरत लड़की मुझे वॉक करती हुई नजर आई। वो किसी से फ़ोन पर भी बातें करती जा रही थी और अजीब मानी खेजी से मुस्कुराती हुई मेरी तरफ भी देखती जा रही थी। जो पहले ही जली बुनी बैठी थी, उसका मुझे इस तरह देखना और हंसना मुझे जहर लग रहा था। जाने क्यों अपनी तौर अतवार से मुझे किसी भी तरह वो शरीफ लड़की नहीं लगी। मैंने सोच लिया था फारिस को कहूँगी अब मौसम तब्दील हो गया है, आप नीचे सोया करें। शायद उस खूबसूरत लड़की को देखकर मैं डर गई थी। खूबसूरत तो मैं भी कम नहीं थी, तभी तो फारिस मेरा दीवाना था। मगर जाने क्यों मुझे उस लड़की से बहुत जेलसी महसूस हो रही थी। उस लड़की को देखकर, उन चूड़ियों को देखकर मेरे दिल में अजीब अजीब सवाल उठने लगे थे। जवान जहाँ लड़की बाल खोलकर मेकअप करके अपनी नुमाइश कर रही थी, हमारी छत भी एक दूसरे के साथ जुड़ी थी। तो कैसे मुमकिन हो सकता था कि फारिस की नज़र उस पर ना पड़ी हो? कहीं इस वजह से तो फारिस छत पर। मैं अपने अंदर उठते उन सवालों का गला गूंथ रही थी। उन्हीं दिनों खबर मिली कि हमसायों की एक कुंवारी लड़की हामिला हो गई है। वो तीनों बहनें थीं और चंद ही दिनों बाद उनकी दूसरी बहन भी हामिला हो गई थी। अब मुझे अपने शोहर पर शक होने लगा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था और सख्त परेशान लगने लगा था। मैं उससे उसकी परेशानी की वजह पूछ पूछ कर थक सी गई थी, मगर कोई जवाब नहीं देता था। बोलता था ऑफिस की कोई परेशानी है, तुम नहीं समझोगी। मेरे मना करने के बावजूद, मौसम सही होने के बावजूद भी छत पर ही सोने लगा था। ये मेरे लिए तशवीश की बात थी। अब तो फारिस ने मुझे और अपनी बेटी अनाया को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। इस वजह से मैं भी बहुत परेशान रहने लगी थी। जाने कि मुझे लगता था उन बहनों के पीछे कहीं ना कहीं फारिस का हाथ हो सकता है। शाम के वक्त मैंने ऊपर जाकर देखा तो शोहर के साथ अब उसकी तीसरी बहन खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बातों में मगन थे। जब मुझ पर उनकी नज़र पड़ी तो फारिस घबरा गया और मैं रोती रोती वहाँ से भाग आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरा दिल टूट गया था। मेरा शोहर इस हद तक गिर सकता है, मैंने तो कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। अब बस मैंने फैसला कर लिया था, मैं फारिस के साथ मजीद नहीं रह सकती। मुझे उससे हर हाल में तलाक चाहिए थी, चाहे मेरी बदनामी होती या मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ होते, मगर मैं उस शख्स के साथ मजीद एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती थी। मैं उसे यही बताने में एक बार फिर छत पर जा रही थी, तभी मुझे वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आई। अब मेरा पारा आसमान को छूने लगा था। अभी भी फारिस का दिल उस लड़की से नहीं भरा था। फारिस को ज़रा शर्म नहीं आई कि अब तो मैं सब जान गई हूँ, फिर भी उस लड़की के साथ था। इतनी दीदा दलेरी दिखा रहा था। मैं भी आगे बढ़ने ही वाली थी कि उन दोनों को खड़ी खड़ी सुना दूँ, तभी उस लड़की की आवाज़ से मेरे उठते हुए कदम वहीं थम गए। सोच लो, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब तो तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज़ हो गई है, वो तुम्हें कसूरवार समझ रही है। वो अब तुमसे अलहदगी अख्तियार कर लेगी। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ रहेगी। कोई भी शरीफ औरत किसी बदकार मर्द के साथ नहीं रहती। अपनी बकवास बंद करो। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम तीनों बहनों को। रोज़ धमकाने आ जाती हो। तुम बाजारू औरतें शरीफों के मोहल्ले में आकर शराफत का ढोंग रचाकर मुझ जैसे शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करके धमकियां देकर अपनी बात नहीं मनवा सकते। मैं कभी भी तुम्हारे झांसे में नहीं आ सकता, ना तुम लोग मुझ पर यूं तोहमत लगाकर मुझे रुसवा कर कर अपनी बात मनवा सकती हो। और तुम्हें मेरी बीवी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे मैं सब बता दूंगा कि कैसे तुम तीनों ने मुझ पर अपने जादू चलाने की कोशिश की, मुझ पर डोरे डाले, मगर जब मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो नाचार तुम लोग अपने शराफत का लबादा उतार कर अपने असल रूप में आ गए। मैंने तुम लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, कैसे तुम लोग शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा बटोरते हो और अपना मतलब पूरा होने पर वहाँ से गायब हो जाते हो। और आजकल तुम्हारी छोटी बहन ने एक मिनिस्टर को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाकर उससे सारा माल बटोर लिया। अब यहाँ छुप कर बैठी हो और जिन्हें तुम अपने वालिदैन बताती हो वो तुम्हारे वालिदैन नहीं बल्कि वही तुमसे ये धंधा करवाते हैं।
अब तुम लोगों ने कोठे छोड़कर कोठियों पर रहकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नया बिजनेस शुरू किया है। जानबूझकर सारे मोहल्ले में खुद से ही झूठी अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि तुम दोनों बहनें हामिला हो, ताकि वक्त पड़ने पर जो हाथ लगे ये गुनाह उसके सर डालकर उसे ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा सको। और अब मैं जान गया हूँ ये मलबा भी तुम लोग मुझ पर गिराना चाह रहे हो। और अब जब तुम लोगों ने देख लिया कि मैंने तुमको लिफ्ट नहीं करवाई तो अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने लगी हो। दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। और तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैंने अपना ट्रांसफ़र वापस अपने शहर में करवा लिया है और कल ही वापस जाने का सोच लिया है। फ़ारिस की बातें सुनकर मैं वहाँ पर जम सी गई। क्या फ़ारिस सच बोल रहा था? वाकई में ये लड़कियाँ झूठी थीं। उन्होंने ये खेल रचाया था। मगर ऐसा था तो फ़ारिस ने मुझे क्यों नहीं बताया? और इस सब के बावजूद वो छत पर क्यों सोता था? और वो चूड़ियाँ और उस लड़की का हमारे छत पर आना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा था? किसकी बात का यकीन करती, किसकी बात का यकीन नहीं करती? तभी वो लड़की खुद ही बोल पड़ी और मेरी परेशानी खुद ही हल कर गई। देखो मिस्टर फ़ारिस, तुम मेरे मुतालबात मान लो, वरना नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। बीवी तुम्हारी पहले ही नाराज़ होकर चली गई है। सारे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दूंगी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। सब औरत की बात का यकीन करेंगे। मर्द को कसूरवार ठहराया जाता है। तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। सो मेरे हुस्न के दीवाने हैं। एक तुम मौजू मुझे कब से यूँ दुत्कार रहे हो। अगर शादी नहीं कर सकते तो मुझे 10 लाख दो, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर मैं अभी इसी वक्त छत से बाहर जानकर शोर मचा दूँ कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो तो पता है लोग क्या कहेंगे। अभी वो लड़की एक अदा से अपने बाल पीछे झटक कर फ़ारिस को ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं एकदम से आगे आ गई। लोग यही कहेंगे कि लड़की होकर तुम पराए मर्द की छत पर क्यों गई थी। अचानक से मेरी आवाज़ सुनकर वो लड़की उछल पड़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया और एक लम्हा नहीं लगा था उसे नाटक करने में। मुझे देखकर उसी वक्त रोने लगी और बोली, तुम्हारे शोहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं हामिला हो गई हूँ। अब उसे बोल रही हूँ मुझसे शादी कर ले, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मेरे वालिदैन खुदकुशी कर लेंगे, उन्हें ये दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। अभी वो बोलती जा रही थी कि मैंने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। अपनी बकवास बंद करो, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। बहुत ब्लैकमेल कर लिया मेरे शोहर को। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी कि ज़बरदस्ती हमारे घर में गुस्साई हो और हमें डरा धमका रही हो। तब तुम्हारा सच भी सबके सामने आ जाएगा कि तुम लोगों का ताल्लुक किस कबीले से है। इसलिए बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरा गुस्सा देखकर वो लड़की सहम गई और अपनी गाल पर हाथ रखकर वहाँ से भाग गई। फ़ारिस मेरी तरफ तशक्कुर भरी नज़रों से देख रहा था, मगर मेरा गुस्सा फ़ारिस पर अब भी ठंडा नहीं हुआ था। इसलिए मैं उससे बगैर बात किए नीचे चली आई। मुझे फ़ारिस से अब भी बहुत सारे गिले शिकवे थे, बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। इतनी आसानी से तो मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं उसका हाथ भी ज़रूर था। अगर इस बार मैं उसे आसानी से माफ़ कर देती तो आइंदा भी वो ऐसी गलतियां करता और यही सोचता कि अलीना मुझे माफ़ कर देगी। फ़ारिस मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अलीना, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया है तो क्यों नाराज़ हो अब तक? यकीन मानो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये लड़की मेरे गले पड़ गई। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसकी दोनों बहनें भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं इनकी बहन से शादी कर लूँ। फ़ारिस, मैं कोई इतनी भोली नहीं हूँ। मर्द की तरफ से कोई इशारा मिलता है तभी लड़की के अंदर हिम्मत बढ़ती है। अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो क्यों आप रात को छत पर सोते थे? अब तो मौसम भी सर्द हो गया, नीचे गर्मी भी नहीं, फिर भी आप छत पर सोते थे और मैंने अपनी आंखों से छत पर चूड़ियाँ देखी थीं। आप बता सकते हैं वो किसकी थीं? मेरी तो नहीं थी। फिर वहाँ पर कैसे आईं? मैं फ़ारिस की आंखों में देखकर बोल रही थी ताकि अगर उसकी आंखों में कोई चोर हो तो मैं उसे पकड़ लूँ, क्योंकि मैं फ़ारिस की आंखें अच्छी तरह पढ़ सकती थी। शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं आराम से छत पर सोता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उन लड़कियों ने मुझे एक बार छत पर देख लिया। इसके बाद उन तीनों ने अपनी छत से पार आना जाना शुरू किया। इशारों किनारों में मुझसे बात करने की कोशिश करती थी। मैं भी बंदा बशर था, ना चाहते हुए भी मेरी नज़र उन पर पड़ती, मगर मैं जल्द ही उनके रंग ढंग जान गया था कि ये शरीफ लड़कियां नहीं हैं, क्योंकि शरीफ लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। तब उनमें से एक लड़की मुझ पर फिदा होगी, मुझे आवाज़ें देती, मगर मैं कोई जवाब नहीं देता था। एक शाम मैं छत पर पड़ी चारपाई पर ऑफिस का काम कर रहा था। ये लड़की अपनी छत से हमारी छत पर कूद कर आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, दूसरी शादी का मैं सोच भी नहीं सकता और तुम यहाँ से वापस चली जाओ। किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी, मगर मुझे मालूम नहीं था उसकी तो नीयत ही यही थी कि मेरी बदनामी हो। जब वो लड़की मुझसे बात करते करते अचानक मेरा हाथ पकड़कर खड़ी होगी, इससे पहले कि मैं अपना हाथ खींचता उसकी दूसरी बहन ने अपनी छत से हमारी काफ़ी तस्वीरें खींच ली। अब उन्हीं तस्वीरों को लेकर मुझे धमकी देती आ रही थी कि तुम्हारी बीवी को
ये तस्वीर दिखा दूंगी। और कल जब मैं अपने दोस्त रमीज़ के साथ घर आ रहा था तो इसने उन लड़कियों को अपने माँ बाप के साथ घर से बाहर निकलते देखा तो मुझे सब बताया कि ये बाजारू औरतें हैं, कई लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूट चुकी हैं और आजकल एक मिनिस्टर को लूट कर उनसे छुपती फिर रही हैं। उनसे बचकर रहना। कुछ अंदाज़ा तो उन्हें देखकर मुझे पहले से हो चुका था, मगर अब रमीज़ की बात ने उसे साबित कर दिया था। बाकी सारी बातें तो तुमने खुद सुन ली थी और तुम यकीन जानो उन चूड़ियों के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये भी इन लोगों की ही कोई शरारत होगी। तभी मुझे याद आया उस दिन जब मुझे वो चूड़ियाँ मिली थीं तो वो लड़की छत पर थी और हंस हंस कर मानीखेज नज़रों से मुझे देख रही थी। ज़रूर ये उसने रखी थी। फारिस सच बोल रहा था। ज़रूर ये भी उन चुड़ैलों की कोई चाल होगी ताकि मुझे फारिस के खिलाफ कर सके और फारिस को बदनाम कर सके। मैंने देख लिया था फारिस की आंखों में सच था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि उसने कहा था, अलीना अगर तुम्हें मेरी बात का अब भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी मासूम बच्ची के सर की कसम उठाकर बोलता हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुझे फंसाने की कोशिश की गई। तब मैंने फारिस का हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलाया कि मुझे उसकी बात का यकीन है, क्योंकि मैं जानती हूँ फारिस अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसकी झूठी कसम कभी नहीं उठाता। अगले दिन ही मैं फारिस के साथ वो शहर छोड़कर अपने शहर आ गई जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा था, जहाँ मेरा मेका और ससुराल था। यहाँ आकर फारिस भी अब रिलैक्स लग रहा था। ये छोटा सा अरसा अपने शहर से दूरी का बहुत बुरा गुजरा था। फारिस मेरा शुक्रगुजार रहता था कि मैं उसकी बात का यकीन किया, मगर फारिस नहीं जानता था मैं तो फारिस को तलाक का कहने लगी थी। जब मैंने फारिस और उस लड़की की बातें सुनी तो मुझ पर हकीकत आश्कार हो गई। मैंने सही फैसला किया, बल्कि मेरे अल्लाह ने मुझसे सही फैसला करवाया। शायद अल्लाह ताला मुझे सारी हकीकत दिखाना चाहता था ताकि मैं गलत फैसला करने से बच जाऊं। मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने बर वक्त मुझसे सही फैसला करवाया और हमारा रिश्ता टूटने से बचा लिया। अब मैं फारिस के साथ बहुत खुश हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसी सबकमूज़ कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल दरबार TV को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।